यूनियन बजट 2026-2027 के प्रमुख वन लाइनर्स। प्रस्तुति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को कर्तव्य भवन में पहला बजट पेश किया। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी का 4.3% लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी ग्रोथ 2026-27 के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% रहने का अनुमान है। कुल खर्च सरकार ने इस साल 53.47 लाख रुपए करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया है। पूंजीगत व्यय कैपेक्स इसे बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए करोड़ कर दिया गया है। आयकर इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। मत मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इसकी दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है। टीसीएस में कटौती विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए 10 लाख से अधिक की राशि पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% किया गया। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। ऑप्शंस पर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05%। एसएमई ग्रोथ फंड छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित किया गया है। बायोफार्मा शक्ति बायोलॉजिक्स उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई। रेलवे शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। शिक्षा 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई। बजट का इतिहास महत्वपूर्ण तथ्य हिस्ट्री ऑफ बजट। पहला बजट ब्रिटिश काल भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी 1970 में प्रधानमंत्री रहते हुए। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। समय में बदलाव 1999 तक बजट शाम 5 बजे पेश होता था, जिसे यशवंत सिन्हा ने बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। तारीख में बदलाव 2017 से बजट 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अरुण जेटली द्वारा रेल बजट का विलय 2017 में ही रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हुई। ब्लैक बजट 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि इसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा था। सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण ने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया था। बजट का अर्थ बजट शब्द फ्रेंच शब्द बूजेट से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। शुरुआत बजट का उद्भव। प्रथम बजट भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। प्रस्तुतकर्ता स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया। उन्हें भारतीय बजट पद्धति का संस्थापक माना जाता है। कारण 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई थी, जिसे सुधारने के लिए विल्सन को भारत भेजा गया था। महत्वपूर्ण सुधार विल्सन ने ही भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत की थी। 2 पूर्व स्वतंत्रता काल ब्रिटिश ईरा विकास 1860 के बाद धीरे धीरे बजट पर चर्चा करने के अधिकार भारतीयों को मिले, जैसे 1892 का काउंसिल एक्ट। रेल बजट का अलगाव 1924 एकवर्त कमेटी एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। कारण उस समय भारत के कुल बजट का लगभग 70-80% हिस्सा रेलवे का ही था, इसलिए इसे अलग प्रबंधन की जरूरत थी। 3 स्वतंत्रता के बाद का बजट। पहला बजट 1947 आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया। ये केवल 7.5 महीनों के लिए एक अंतरिम बजट था। गणतंत्र भारत का बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। इसी बजट में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना का रोडमैप रखा गया। प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर ने वित्त मंत्री के रूप में 1951-52 का बजट पेश किया। 4 प्रमुख बजट सुधार मेजर रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 डॉक्टर
मनमोहन सिंह द्वारा पेश ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था का टर्निंग पॉइंट था। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नींव रखी गई और सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी को भारी मात्रा में घटाया गया। FRBM अधिनियम 2003 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना और पारदर्शिता लाना था। GST का प्रभाव 2017 बजट अब केवल प्रत्यक्ष करों डायरेक्ट टैक्सेस पर केंद्रित हो गया, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस अब GST काउंसिल के दायरे में आ गए। प्लान वीज नॉन प्लान 2017-18 के बजट से योजनागत और गैर योजनागत व्यय के अंतर को समाप्त कर दिया गया। 5. हालिया बड़े बदलाव। तारीख में बदलाव 2017 पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, जिसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। कारण, ताकि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले सभी विधायी प्रक्रियाएं पूरी हो सकें। रेल बजट विलय 2017 विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया। पेपलेस बजट 2021 कोविड-19 के कारण 2021 में पहली बार बजट बही खाता या सूटकेस के बजाय टैबलेट के माध्यम से पेश किया गया। 6. महत्वपूर्ण बजट शब्दावली टेक्निकल टर्म्स। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा, जब सरकार के राजस्व खर्च उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हों। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट घटाने पर प्राप्त होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वह खर्च जिससे संपत्ति का निर्माण हो, जैसे पुल, सड़क। 7. महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। जेम्स विल्सन, भारतीय बजट के जनक। मोरारजी देसाई, सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड। इन्होंने अपने जन्मदिन 29 फरवरी पर भी 2 बार बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री और सबसे लंबा बजट भाषण 162 मिनट देने वाली मंत्री। 8. PYQ बेस्ड एनालिसिस UPSC-RAS। UPSC, यहाँ से अधिकतर प्रश्न राजकोषीय घाटा, FRBM एक्ट और बजटरी प्रोसेस जैसे अनुदान की मांगे, विनियोग विधेयक से आते हैं। राजस्थान में फैक्चुअल डेटा पर अधिक जोर रहता है, जैसे रेल बजट कब मर्ज हुआ, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, और हालिया बजट की योजनाओं के नाम। ट्रेंड, पिछले 5 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय के बढ़ते ग्राफ पर बार बार सवाल पूछे गए हैं। एक भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 2 जेम्स विल्सन को भारतीय बजट पद्धति का संस्थापक माना जाता है। 3 एकवर्त समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 4 आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को RK शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। 5 गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। 6 भारत में सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। 7 वर्ष 1973-74 के बजट को घाटा अधिक होने के कारण ब्लैक बजट कहा जाता है। 8 प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैं। 9 भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1970 में बजट पेश किया था। 10 भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने का गौरव निर्मला सीतारमण को प्राप्त है। 11 वर्ष 2017 से बजट 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। 12 वर्ष 2017 में ही रेल बजट को दोबारा आम बजट में शामिल कर लिया गया था। 13 साल 2021 में भारत का पहला पेपरलेस यानी डिजिटल बजट पेश किया गया था। 14 बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बुशेट से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। 15 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग है। 16 राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई से अधिक होता है। 17 राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के केवल नियमित कामकाजी खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा हों। 18 प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है। 19 वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है। 20 यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किया था। बजट घाटे का अर्थ है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है। 2 राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट सरकार द्वारा ली गई कुल उधारी को दर्शाता है। 3 राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब सरकार की सामान्य आय उसके नियमित खर्चों को पूरा नहीं कर पाती। 4 प्रभावी राजस्व घाटा वह है जिसमें से राज्यों
को दी गई वह सहायता घटा दी जाती है जिससे संपत्तियों का निर्माण होता है। 5 प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है। 6 बजट में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत टैक्स और नॉन टैक्स जैसे फीस और जुर्माने से होने वाली आय आती है। 7 पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीप्ट्स में सरकार द्वारा लिए गए ऋण और विनिवेश से प्राप्त धन शामिल होता है। 8 राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह खर्च है जिससे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता जैसे वेतन और पेंशन। 9 पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वह खर्च है जिससे देश में सड़क, स्कूल या अस्पताल जैसी संपत्तियों का निर्माण होता है। 10 बजट में प्रभावी पूंजीगत व्यय को बढ़ाना अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर, चमड़े का थैला। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है? उत्तर, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले आर.के. शनमुखम चेट्टी पेशे से क्या थे? उत्तर, वकील और अर्थशास्त्री। किस वर्ष के बजट को मिलेनियम बजट के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, वर्ष 2002-001 का बजट यशवंत सिन्हा द्वारा पेश। आम बजट और रेल बजट को अलग करने वाली एकवर्त समिति में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर, 10 सदस्य। भारत में शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजटिंग की शुरुआत किस दशक में हुई थी? उत्तर, 1980 के दशक में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। वह कौन सा बजट था जिसमें पहली बार सेवा कर यानी सर्विस टैक्स पेश किया गया था? उत्तर, 1994-95 का बजट मनमोहन सिंह द्वारा। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा सबसे पहले किस देश से ली गई थी? उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। बजट 2026-27 के अनुसार सरकार का सबसे बड़ा खर्च किस मद में होने का अनुमान है? उत्तर, ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट्स। अमृतकाल का विजन विकसित भारत एट 2047 किस प्रमुख लक्ष्य पर आधारित है? उत्तर, समावेशी विकास और तकनीकी नवाचार। वित्तीय वर्ष 2026-27 में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है? उत्तर, रणनीतिक विनिवेश और सार्वजनिक उपक्रमों का आधुनिकीकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? उत्तर, अनुच्छेद 202। बजट प्रक्रिया के दौरान कटौती प्रस्ताव कट मोशन पेश करने का अधिकार किस सदन को है? उत्तर, केवल लोकसभा को। अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में मुख्य अंतर क्या होता है? उत्तर, अंतरिम बजट में केवल खर्चों का विवरण होता है जबकि पूर्ण बजट में आय और व्यय दोनों होते हैं। बजट 2026-27 में ब्लू इकोनॉमी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, समुद्री संसाधनों का सतत विकास और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। एक वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की थीम विकसित भारत के लिए सशक्त नागरिक रखी गई है। इस बजट में राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। 3 सरकार ने इस साल पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 4 नई टैक्स व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी रूप से लागू होगा। 5 बजट 2026-27 में मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। 6 ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में 12% बढ़ाया गया है। 7 ऊर्जा सुरक्षा के लिए पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। 8 बजट में सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया गया है। 9 युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए देश भर में 500 नए कौशल भारत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10 एमएसएमई यानी सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है। 11 कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। 12 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना जारी रहेगी। 13 रिसर्च और विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया गया है जो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। 14 ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत तटीय मछली पालन और समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। 15 लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ महिलाएं कर दिया गया है। 16 पीएम गति शक्ति योजना के तहत देश भर में 3 नए आर्थिक रेलवे कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
17 रक्षा बजट में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू खरीद के हिस्से को बढ़ाया गया है। 18 अमृत पीढ़ी यानी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इंटर्नशिप योजना का विस्तार किया गया है। 19 बजट 2026-27 के अनुसार कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान और राज्यों को करों की हिस्सेदारी में जाएगा। 20 महिला सम्मान बचत पत्र जैसी योजनाओं को और अधिक सरल और सुलभ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 21 सरकार ने इस साल कुल प्राप्तियों का लक्ष्य 35 लाख करोड़ रुपए के करीब रखा है। 22 रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। 23 वंदे भारत मानकों के अनुरूप 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को अपग्रेड किया जाएगा। 24 पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। 25 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 26 नैनो डीएपी खाद के उपयोग को देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विस्तार दिया जाएगा। 27 तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें सरसों और मूंगफली पर जोर होगा। 28 डेयरी विकास के लिए फुट एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 29 पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। 30 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। 31 मध्यम वर्ग के लिए अलग से सौर ऊर्जा योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान है। 32 स्टार्टअप्स के लिए टैक्स लाभ की समय सीमा को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। 33 गिफ्ट सिटी यानी जीआईएफटी सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। 34 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बजट आवंटन में 50% की बढ़ोतरी की गई है। 35 इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के निर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए फेम योजना का विस्तार किया गया है। 36 लद्दाख में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए विशेष पारगमन लाइन का निर्माण किया जाएगा। 37 स्वच्छ वायु मिशन के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को विशेष अनुदान मिलेगा। 38 राज्यों को दी जाने वाली शुद्ध उधारी की सीमा को जीएसडीपी का 3% तय किया गया है। 39 शिक्षा बजट में उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया है। 40 स्वास्थ्य बजट में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। 41 जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए पीएम जनमन योजना का बजट बढ़ाया गया है। 42 सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को और अधिक फंड दिया गया है। 43 महिला स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू है। 44 बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को गति दी जाएगी। 45 ई कोर्ट मिशन के तीसरे चरण के लिए बजट में भारी भरकम राशि का प्रावधान है। 46 क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए उड़ान योजना के तहत 50 और हवाई अड्डों का विकास होगा। 47 जैव विनिर्माण यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। 48 वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए सिंगल विंडो आईटी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। 49 वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजनाओं की अधिकतम सीमा को यथावत रखा गया है। 50 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं में लीकेज को शून्य करने का लक्ष्य है। 51 सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल 15 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 52 कुल बजट का लगभग 20% हिस्सा केवल ब्याज के भुगतान में खर्च होता है जो सबसे बड़ा खर्च मद है। 53 बजट में राज्यों को करों और शुल्कों के हस्तांतरण के लिए 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। 54 मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है जो निर्यात को दोगुना करने में मदद करेंगे। 55 गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 56 शहरी परिवर्तन के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन पर 50,000 करोड़ खर्च होंगे। 57 पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का विस्तार अब उन्नत रसायन विज्ञान सेल यानी एसीसी बैटरी तक कर दिया गया है। 58 बजट में रणनीतिक क्षेत्रों के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए का 5 साल का बजटीय सहयोग दिया गया है। 59 सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इंडिया स्टैक के वैश्विक विस्तार की घोषणा की गई है। 60 कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर इस वर्ष 25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पशुपालन और डेयरी पर विशेष फोकस है। 61 सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपए किया गया है।
62 राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए बजट में पिछले साल की तुलना में 15% की वृद्धि की गई है। 63 सीमा सड़क संगठन यानी BRO के बजट में 30% की वृद्धि हुई है ताकि रणनीतिक कनेक्टिविटी बढ़ सके। 64 PME बस सेवा के माध्यम से 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न शहरों में संचालित की जाएंगी। 65 बजट में डिजिटल इंडिया मिशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 66 फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नई PRIP योजना की घोषणा की गई है। 67 डीप टेक डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड से स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। 68 कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन के लिए 100 मीट्रिक टन की क्षमता का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 69 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG के लिए अनिवार्य सम्मिश्रण की नीति लागू करने का प्रस्ताव है। 70 PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 श्रेणियों के कारीगरों को कम ब्याज दर पर ऋण और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 71 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 500 ब्लॉकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष बजटीय प्रावधान है। 72 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के तहत यूनिटी मॉल बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 73 श्रम पोर्टल का एकीकरण अन्य पोर्टलों के साथ करके असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। 74 बजट में राजकोषीय घाटे को 2025-26 के 5.1% से घटाकर 4.3% पर लाया गया है। 75 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को आकर्षित करने के लिए फर्स्ट डेवलप इंडिया की नई परिभाषा दी गई है। 76 इस बजट में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा लगभग 75% रहने का अनुमान लगाया गया है। 77 कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशेष रियायतें जारी रहेंगी। 78 पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स की संरचना को सरल बनाने के लिए एक नई समीक्षा समिति का गठन प्रस्तावित है। 79 बुनियादी ढांचा विकास के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। 80 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 14% से घटाकर 8% करने का लक्ष्य है। 81 डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अब बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है ताकि उन्हें सस्ता कर्ज मिल सके। 82 बजट में शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग के लिए 8 नए शहरों के विकास हेतु प्रारंभिक कोष का प्रावधान किया गया है। 83 उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्वायत्ता दी गई है। 84 टेली मानस कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश भर में नए टेली परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। 85 आनुवंशिक रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए विशेष मिशन को अधिक बजटीय सहायता दी गई है। 86 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य बजट का मुख्य हिस्सा है। 87 वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति को सरल बनाया गया है ताकि शहरी परिवहन में तेजी आए। 88 बजट में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को हटाने पर प्रोत्साहन दिया गया है। 89 सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में बदलाव करके मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों को सस्ता किया गया है। 90 झींगा पालन यानी श्रीम फार्मिंग के लिए इनपुट पर लगने वाले शुल्क को कम करके निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य है। 91 सरकार ने लघु बचत योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरों को आकर्षक बनाए रखा है। 92 राजकोषीय घाटे को कम करने के साथ साथ ऋण से GDP अनुपात यानी डेट टू GDP रेशियो को स्थिर करने पर जोर है। 93 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए 19,000 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन है। 94 पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए PM डिवाइन योजना के तहत कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है। 95 डिजिटल मुद्रा यानी ई-रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे सरकारी भुगतान प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। 96 बजट में अंतरिक्ष विभाग के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि गगनयान और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ सके। 97 खाद्य सब्सिडी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। 98 उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो वैश्विक कीमतों के प्रभाव को कम करेंगे। 99 स्मार्ट सिटी मिशन के बचे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए समय सीमा और बजट दोनों बढ़ाए गए हैं। 100 इस बजट का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत को 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। 101 वित्त वर्ष 2026-27 में कर और GDP का अनुपात यानी टैक्स टू GDP रेशियो 11.5% रहने का अनुमान है। 102 प्रत्यक्ष करों में व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स से अधिक रहने का अनुमान है।
103 इस बजट में राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। 104 पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। 105 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण हेतु विशेष प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है। 106 बजट में साइबर सुरक्षा के लिए नेशनल साइबर सुरक्षा केंद्र के बजट में 40% की वृद्धि की गई है। 107 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी यूआईडीएफ का उपयोग अब टायर 2 और टायर 3 शहरों में भी होगा। 108 सहकारी क्षेत्र के लिए सहकार से समृद्धि योजना के तहत 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण होगा। 109 बजट में ई न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। 110 डीप ओशन मिशन के तहत समुद्री संसाधनों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए विशेष बजट दिया गया है। 111 मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया है। 112 बजट में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 6,000 करोड़ आवंटित हैं। 113 पीएम प्रणाम योजना के तहत वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को इंसेंटिव मिलेगा। 114 मिष्टी योजना के तहत देश के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए विशेष फंड का प्रावधान है। 115 अमृत धरोहर योजना के तहत रामसर स्थलों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। 116 महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के बजट में वृद्धि की गई है। 117 बजट में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से जोड़ने का लक्ष्य है। 118 नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत प्रशिक्षुओं को सीधे बैंक खाते में वजीफा देने का प्रावधान है। 119 केंद्र सरकार का प्रभावी ऋण बोझ यानी डेट टू जीडीपी रेशियो अब 56% के स्तर पर आने का अनुमान है। 120 बजट में विनिर्माण और सेवाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज के नियमों में ढील दी गई है। 121 एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए 1 लाख करोड़ का लक्ष्य जारी रहेगा। 122 शहरी आवास योजना के तहत ब्याज सबवेंशन यानी ब्याज में छूट देने के लिए नई क्रेडिट लाइन शुरू की गई है। 123 बजट में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के लिए आधुनिकीकरण कोष का विस्तार किया गया है। 124 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। 125 अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा को अगले 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार के 1 वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा है। 2 राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे आय हैं जिनसे न तो कोई देनदारी पैदा होती है और न ही संपत्ति में कमी आती है जैसे कर और फीस। 3 पूंजीगत प्राप्तियां वे आय हैं जिनसे या तो सरकार की देनदारी बढ़ती है जैसे कर्ज लेना या संपत्ति कम होती है जैसे विनिवेश। 4 राजस्व व्यय सरकार का वह खर्च है जिससे किसी नई संपत्ति का निर्माण नहीं होता जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन। 5 पूंजीगत व्यय वह निवेश है जिससे भविष्य में आय पैदा करने वाली संपत्तियां बनाई जाती हैं जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़कें। 6 राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक होता है और उसे कर्ज लेना पड़ता है। 7 राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की सामान्य राजस्व आय उसके रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में कम पड़ जाती है। 8 प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। 9 प्रभावी राजस्व घाटा वह है जिसमें से राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई सहायता राशि को कम कर दिया जाता है। 10 विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाती है। 11 प्रत्यक्ष कर वह टैक्स है जो सीधे व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगाया जाता है जैसे आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स। 12 अप्रत्यक्ष कर वह टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और जिसका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है जैसे जीएसटी। 13 उपकर यानी सेस किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया अतिरिक्त कर है जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए उपकर। 14 अधिभार यानी सरचार्ज वह कर है जो कर के ऊपर कर के रूप में लगाया जाता है विशेषकर अधिक आय वालों पर। 15 राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति है जिसके माध्यम से वह अपनी आय और खर्चों को अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रबंधित करती है। 16 मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक की वह नीति है जिसके द्वारा वह बाजार में मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। 17 मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है।
18 सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। 19 वास्तविक जीडीपी की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है, जिससे आर्थिक वृद्धि का सही पता चलता है। 20 नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान बाजार कीमतों पर की जाती है, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी शामिल होता है। 21 संतुलित बजट वह है जिसमें सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय दोनों बराबर होते हैं। 22 आधिक्य बजट यानी सरप्लस बजट वह है जिसमें सरकार की आय उसके खर्चों से अधिक होती है। 23 पूरक अनुदान वह अतिरिक्त धन है जो बजट में आवंटित राशि कम पड़ने पर संसद से मांगा जाता है। 24 लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट सरकार को बजट पारित होने तक अंतरिम अवधि के लिए खर्च निकालने की अनुमति देता है। 25 वित्त विधेयक वह प्रस्ताव है जिसके माध्यम से सरकार नए कर लगाने या मौजूदा करों में बदलाव करने की शक्ति मांगती है। 101 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 102 इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है। 103 लखपति दीदी योजना का नया लक्ष्य 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना तय किया गया है। 104 लखपति दीदी 2.0 के तहत अब महिलाओं को केवल आजीविका नहीं बल्कि औपचारिक व्यावसायिक स्वामित्व और ब्रांडिंग में मदद दी जाएगी। 105 पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। 106 इस योजना के तहत 8 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है। 107 पीएम कुसुम योजना के लिए आवंटन को लगभग दोगुना करके 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि किसानों को सौर पंप मिल सके। 108 बायोफार्मा शक्ति योजना की शुरुआत 10,000 करोड़ रुपये के साथ की गई है ताकि भारत को दवाओं के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। 109 सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत भारत में चिप निर्माण के लिए उपकरणों और कच्चे माल के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। 110 महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के माध्यम से खादी और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने का नया प्रस्ताव रखा गया है। 111 पीएमई बस सेवा के विस्तार के लिए 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 112 आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर अब सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। 113 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है ताकि आदिवासी गांवों का विकास हो सके। 114 पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को अब 14 से अधिक क्षेत्रों में विस्तारित कर दिया गया है। 115 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया है ताकि मोबाइल और लैपटॉप निर्माण बढ़े। 116 पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत आधुनिक मछली पालन केंद्रों और 5 नए एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। 117 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय सहयोग को 50% बढ़ाकर हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। 118 नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 119 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे और पर्यटन को विकसित करने के लिए विशेष फंड है। 120 सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 2047 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए व्यापक स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान जारी है। 126 बायोफार्मा शक्ति भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की नई योजना शुरू की गई है। 127 इज़म 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के तहत देश में ही सेमीकंडक्टर बनाने वाले उपकरणों और कच्चे माल के उत्पादन पर 1,000 करोड़ खर्च होंगे। 128 ECMS विस्तार इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण की योजना का बजट 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 129 PMAYG आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट को 266% बढ़ाकर 54,916.70 करोड़ रुपये किया गया है। 130 PMGSY लक्ष्य ग्रामीण सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 131 जेंडर बजट इस वर्ष का जेंडर बजट कुल बजट का 9.37% लगभग 5 लाख करोड़ है, जो महिला सशक्तिकरण के प्रति ठोस प्रतिबद्धता दिखाता है। 132 इज़म 2.0 टैलेंट सेमीकंडक्टर सेक्टर में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए विशेष उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 133 हाई स्पीड रेल
शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे विकसित होंगे। 134 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, सूरत से दानकुनी तक नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा विकसित कर माल परिवहन की लागत कम की जाएगी। 135 नेशनल वाटरवेज, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग संचालित करने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत ओडिशा के NW5 से होगी। 136 AI कंटेंट क्रिएटर लैब्स, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में AI कंटेंट लैब बनाई जाएंगी। 137 SME ग्रोथ फंड, MSME को भविष्य का चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया SME ग्रोथ फंड प्रस्तावित है। 138 टैक्स हॉलिडे 2047, डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे कर अवकाश देने का प्रस्ताव है। 139 सेफ हार्बर प्रोविजंस, IT सेवाओं को सरल बनाने के लिए एक ही श्रेणी के तहत 15.5% का सेफ हार्बर मार्जिन तय किया गया है। 140 मल्टी स्किल्ड केयरगिवर्स, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयरगिवर्स देखभाल करने वाले तैयार करने की नई पहल है। 141 स्टेम गर्ल्स हॉस्टल्स, हर जिले के विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टेम संस्थानों में लड़कियों के लिए विशेष हॉस्टल बनाए जाएंगे। 142 महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, खादी और हस्तशिल्प को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए प्रशिक्षण और बाजार लिंक प्रदान करने की नई योजना है। 143 निम्हांस 2, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बेंगलुरु के निम्हांस का दूसरा परिसर और रांची तेजपुर केंद्रों का उन्नयन होगा। 144 समर्थ 2.0, कपड़ा क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तहत 5 नई उपयोजनाएं जैसे नेशनल फाइबर स्कीम शुरू की जाएंगी। 145 टूरिज्म अपस्किलिंग, पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को IIM के सहयोग से 12 सप्ताह का उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाएगा। 146 सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, देश के प्रमुख शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में विकसित करने के लिए प्रति शहर 5,000 करोड़ का प्रावधान है। 147 रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रणनीतिक खनिजों के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 148 कार्बन कैप्चर फंड, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज हेतु 20,000 करोड़ का 5 साल का प्लान है। 149 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों में 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी जहां पढ़ाई और उद्योग साथ साथ चलेंगे। 150 स्टैंडिंग कमेटी ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित होगी। 151 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 10.5% रखा गया है। 152 राजकोषीय घाटे को 2025-26 के 5.1% से घटाकर 2026-27 में 4.3% पर लाया गया है। 153 सरकार ने 2027-28 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 154 कुल बजटीय खर्च का सबसे बड़ा स्रोत उधार और अन्य देनदारियां हैं जो कुल प्राप्तियों का लगभग 27% है। 155 कर राजस्व में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST का योगदान सबसे अधिक लगभग 28% रहने का अनुमान है। 156 व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त होने वाला राजस्व कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर से 2% अधिक रहने का अनुमान है। 157 पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। 158 ये पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 11% की वृद्धि को दर्शाता है। 159 राज्यों को करों में हिस्सेदारी के रूप में 22.2 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने का अनुमान है। 160 रक्षा बजट के लिए कुल 6.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो कुल बजट का लगभग 13% है। 161 शिक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन 1.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया है जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है। 162 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 92,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 163 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। 164 ब्याज भुगतान पर सरकार अपनी कुल प्राप्तियों का लगभग 20% हिस्सा खर्च करेगी। 165 सब्सिडी के मद में कुल 4.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें खाद्य सब्सिडी का हिस्सा सबसे ज्यादा है। 166 मनरेगा योजना के लिए इस वर्ष 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
167 पीएम किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन यथावत रखा गया है। 168 अंतरिक्ष विभाग के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 169 बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्यों को 1.3 लाख करोड़ रुपए का 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 170 जल जीवन मिशन के लिए बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 171 कर और जीडीपी अनुपात यानी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इस वर्ष 11.8% रहने का अनुमान है। 172 गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में 4 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 173 विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 174 प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 175 ऋण और जीडीपी का अनुपात यानी डेट टू जीडीपी रेशियो केंद्र सरकार के लिए 56.2% पर आने की उम्मीद है। 176 केंद्र सरकार का कुल शुद्ध कर राजस्व यानी नेट टैक्स रेवेन्यू 25.83 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। 177 सकल कर राजस्व यानी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में इस वर्ष 11% की उछाल आने की उम्मीद है जो कर प्रशासन में सुधार को दर्शाता है। 178 कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर का योगदान जीडीपी का लगभग 3.1% रहने का अनुमान है। 179 व्यक्तिगत आयकर का योगदान जीडीपी के 3.3% के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है जो कर आधार बढ़ने का संकेत है। 180 सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी से प्राप्त राजस्व कुल कर राजस्व का लगभग 8% रहने का अनुमान है। 181 केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त राजस्व में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रहेगी। 182 सरकार की शुद्ध उधारी यानी नेट मार्केट बोरोइंग 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 183 राजकोषीय समेकन के तहत प्राथमिक घाटे को जीडीपी के 1.5% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। 184 राजस्व घाटे को जीडीपी के 2% से नीचे रखने की सफल कोशिश की गई है जो बेहतर राजकोषीय स्वास्थ्य का परिचायक है। 185 बजट में प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 4.6% रहने का अनुमान है। 186 सरकार के कुल खर्च में ब्याज भुगतान का हिस्सा पिछले वर्ष के 21% से घटकर अब 20% पर आ गया है। 187 पेंशन पर होने वाला खर्च कुल बजट का लगभग 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। 188 राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड के लिए 5.9 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। 189 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों यानी आईबीआर को सुव्यवस्थित किया गया है। 190 बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आवंटित कुल राशि में से रेलवे और सड़क परिवहन का हिस्सा लगभग 55% है। 191 दूरसंचार क्षेत्र से प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम राजस्व और लाइसेंस फीस के रूप में 1.2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। 192 भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त होने वाले लाभांश यानी डिविडेंड का लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ है। 193 पेट्रोलियम सब्सिडी को धीरे धीरे कम करते हुए इसे केवल लक्षित लाभार्थियों तक सीमित करने का तकनीकी रोडमैप तैयार है। 194 उर्वरक सब्सिडी में यूरिया और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के बीच संतुलन बनाने के लिए विशेष बजटीय समायोजन है। 195 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से अनुमानित बचत को राजकोषीय घाटे को कम करने में उपयोग किया जाएगा। 196 बजट में आकस्मिक देनदारियों यानी कंटिजेंट लायबिलिटीज के प्रबंधन के लिए नई रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क का जिक्र है। 197 विदेशी ऋण यानी एक्सटर्नल डेट कुल सार्वजनिक ऋण का मात्र 4% रहने का अनुमान है जो आर्थिक संप्रभुता को दर्शाता है। 198 मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार ऋण से जीडीपी का अनुपात 2030 तक 50% पर लाने का लक्ष्य है। 199 पूंजीगत व्यय के मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण निजी निवेश में 1.5 गुना बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। 200 कुल बजटीय आवंटन में राज्यों की हिस्सेदारी और केंद्रीय योजनाओं का अनुपात अब 60 और 40 के स्तर पर स्थिर किया गया है।